हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, आर अनुरुया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड कंट्रोल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अभी तक इसमें मैंने 9 लेक्चर हो गए हैं, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड तथा एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसी निरंतरता में, कंटिन्यूएशन में, हम आज पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। प्रिय विद्यार्थियों, आपने जो तरीका पढ़ा था वो प्रीव्ययों का अवशोषण। उस लेक्चर में मैंने आपको अवशोषण की विभिन्न विधियां पढ़ाई थी, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक मेथड था हमारा बेसिस ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा था बेसिस ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीसरा था बेसिस ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड, एक था डायरेक्ट लेबर आवर कॉस्ट मेथड, पांचवा मेथड मैंने आपको बताया था मशीन आवर रेट मेथड, छठा आपको बताया था कंपाउंड रेट, अर्थात जिसमें डायरेक्ट लेबर आवर कॉस्ट एंड मशीन आवर कॉस्ट को हमने कंबाइंड किया था, और नेक्स्ट मेथड बताया था मैंने आपको प्रोडक्शन यूनिट मेथड, अर्थात नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड। इन विधियों से, 7 विधियों से आपको ऊपरी व्ययों के अवशोषण के तरीके मैंने आपको समझाए थे, जिनको हमने विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझा है। अब यहाँ हम समझते हैं कि जो हमने अवशोषण किया है ऊपरी व्ययों का, वो अगर न्यून है या अत्याव है, ज़्यादा है, वो चीज़ें हमें समझनी है। तो इनका क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन, ये क्या अर्थ हैं, और ये किन कारणों से हमारा अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण होता है, वो हमें समझना है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा हो, ये बातें हम आज के लेक्चर में विशेष रूप से पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड कैसे करेंगे, ये अपने को विशेष रूप से समझना है। तो सबसे पहले बातें हैं मीनिंग ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। ये विद्यार्थियों, अब तक आपने पढ़ा है उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ। ऊपरी व्ययों का अवशोषण विभिन्न उपकार्यों अथवा उत्पादित इकाइयों में अनुमानित आधार पर किया जाता है। अतः वास्तविक व्ययों में तथा अवशोषित या वितरित किए गए व्ययों में अंतर होना स्वाभाविक है। हमने जो अनुमान लगाया है वो 100% सही हो, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। यदि अनुमानित आधार पर अवशोष की गई राशि वास्तविक राशि से कम होती है तो उसे ऊपरी व्ययों का न्यून अवशोषण कहते हैं। अर्थात हमारे एक्चुअल ओवरहेड से हमारे द्वारा अनुमान किए गए ओवरहेड यदि कम है तो वो हम अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की कैटेगरी में लाते हैं। इसके विपरीत यदि अवशोषित राशि वास्तविक राशि से अधिक हो तो इसे ऊपरी व्ययों का अत्यावशोषण अर्थात ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मान लीजिए हमने अवशोषण किया, वो रकम ज़्यादा थी और एक्चुअल में हमारे ओवरहेड कम लगे, तो हम उसको ओवर एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों होते हैं, इनके क्या कारण हैं, ये अपने को विशेष रूप से समझने हैं। तो कुछ कॉजेज मैंने आपको बताए हैं। एक है एक्चुअल एक्सपेंसेस का, अर्थात वास्तविक व्यय की राशि अनुमानित से कम या अधिक हो सकती है। अगर ऐसा है तो हमारा अनुमान गलत हो गया और वो अत्यावशोषण या न्यून अवशोषण में आ सकता है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। वास्तविक व्ययों में परिवर्तन हो गया, मूल्य वृद्धि हो गई, या मूल्यों में कमी हो गई, या नवीन पदों के सृजन के कारण, या निरर्थक पदों को हमने समाप्त कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। मूल्य वृद्धि हो गई हो, तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स को जो है कम या ज़्यादा कर देते हैं। और कम या ज़्यादा एक्चुअल ओवर हो गए तो निश्चित रूप से हमारा अब्जॉर्प्शन जो है वो प्रभावित हो जाएगा। दूसरा कारण मैंने आपको बताया है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स, अर्थात निर्मित माल की मात्रा का अनुमानित मात्रा से कम या अधिक होना। हमने जो उत्पादन की मात्रा तय की थी, अगर उससे एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया या एक्चुअल प्रोडक्शन उससे कम हो गया तो भी हमारे ओवरहेड्स अंडर या ओवर रिकवरी में आ जाएंगी। मान लीजिए हमने 10,000 इकाइयों के उत्पादन होने का एक अवधि के लिए अनुमान लगाया था, और था उस अवधि में हमने ये भी लगाया था अनुमान कि 5 रुपये प्रति इकाई ओवरहेड होंगे। तो हमारा अनुमान 10,000 इकाइयों में 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 50,000 रुपये ओवरहेड का था। ये हमारा अवशोषण था।
अब यदि वार्षिक उत्पादन 5,000 इकाइयों का ही हो तो ऐसी स्थिति में हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड है वो 5,000 इकाइयों से संबंधित होंगे, और अगर हमारा उत्पादन 12,000 इकाइयों का हो जाए तो हमारे एक्चुअल ओवरहेड 12,000 इकाइयों से संबंधित होंगे। तो क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स भी हमारे ओवरहेड्स के अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण का एक कारण बन जाती है। एक है अनसुटेबल मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन, अर्थात हमने अवशोषण की जो रीतियाँ आपने पढ़ी हैं, जो 7 रीतियाँ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उनमें अगर आपने किसी गलत रीति के चयन कर लिया तो भी हमारा ओवरहेड्स के अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण हो सकता है। मान लीजिए हमें चयन करना था प्रत्येक सामग्री लागत विधि और हमने चयन के लिए प्रत्येक श्रम लागत विधि का, तो हमारे ऊपरी के अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण में डिफरेंस पैदा हो सकता है। एक है चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, हमने उत्पादन प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई चेंज कर दिया हो तो भी हमारे ओवरहेड्स में अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण हो सकते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी मजदूरों से उत्पादन करवाती है और हमने ओवरहेड इसी हिसाब से एस्टिमेट किए थे। अब हमने एक नई मशीन लगा दी और अब मजदूर हमारे मशीन से उत्पादन करने लग गए, तो स्वाभाविक है कि हमारे ओवरहेड अब कम लगेंगे। या वाइस वर्सा, मान लीजिए कि हमने पहले मशीन से काम करवाते थे, मशीन में तकनीकी खराबी हो गई और हमने मजदूरों से मैनुअली उत्पादन कराया, तो निश्चित रूप से हमारे एक्चुअल ओवरहेड इससे प्रभावित होंगे, और जब एक्चुअल ओवर प्रभावित होंगे तो स्वाभाविक है कि अंडर और ओवर रिकवरी निश्चित रूप से होगी। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताए हैं, और भी कारण हो सकते हैं। अब लागत लेखों में हम इनका लेखांकन कैसे करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, ये अपने को समझना है। अगर अंतर की राशि बहुत ही कम है, एक्चुअल ओवरहेड और हमारे जो एस्टिमेट ओवरहेड है बहुत कम राशि है, मान लीजिए 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये है, तो हम इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर राशि मेजर है, बड़ी मात्रा में है, तो इसके 2 कारणों से हम इसका लेखन करते हैं। पहला है कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट फॉर चेंजेस इन प्राइस एंड ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, अर्थात हमारे ओवरहेड्स में जो अंतर आए हैं, अर्थात जो न्यूनावशोषण आया है या अत्यावशोषण आया है, उसके लिए हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट निकालेंगे, और ये उन ओवरहेड्स के लिए निकालेंगे जो प्राइसेज के चेंजेज की वजह से आए हैं, ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। दूसरा कॉज है ड्यू टू अबनॉर्मलिटी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर असामान्य कारणों से कोई हमें ओवरहेड्स में चेंज आ गई तो हम उस असामान्य वजह से होने वाली ओवरहेड्स की राशि को लागत लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये अपने को 2 मेथड समझने होते हैं। इनको हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम इनका लेखांकन करें। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, ओवरहेड इनकर्ड 83 लाख, अर्थात एक्चुअल ओवरहेड हमारे 83 लाख रुपए लगी। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, किसी भी मेथड से आपने ओवरहेड्स का अवशोषण किया, वो 75 लाख रुपए है। तो विद्यार्थियों 83 लाख रुपए हमारे एक्चुअल लगे हैं, ये हमारा अनुमान था, तो ये 8 लाख इनका डिफरेंस आया, ये है अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, अर्थात ऊपरी व्ययों का ये न्यूनावशोषण है। हमारी कंपनी ने 20,000 इकाइयाँ उत्पादन की हैं, जिनमें से हमने नंबर यूनिट सोल्ड 15,000 इकाइयाँ बेच भी दी। 20,000 का उत्पादन, 15,000 बेच दी। इसका अर्थ ये है कि 5,000 इकाइयाँ हमारे पास स्टॉक में पड़ी है। 8 लाख रुपए का जो ओवरहेड है, कंपनी ने एनालिसिस किया कि ये ओवरहेड्स के अंडर रिकवरी क्यों आई, तो पता लगा 60% ड्यू टू अबनॉर्मल कॉजेज, अर्थात असामान्य कारणों से हुए हैं। और इस 8 लाख रुपए का 40% ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, 40% कॉस्ट में चेंज आने की वजह से, वहाँ चाहे किसी प्रकार की हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से हमारे चेंजेस आए। तो विद्यार्थियों 8 लाख का 40% हमने निकाला तो ये 3,20,000 रुपये है, और 8 लाख का 60% हमने निकाला तो ये अमाउंट आई 4,80,000 रुपये। तो अब इनको कॉस्ट बुक्स में हम कैसे ट्रीट करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें एक सप्लीमेंट्री रेट निकालनी है। याद रखना स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री रेट हमें निकालनी है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेज की वजह से जो ओवरहेड है उनके ऊपर। तो हमारे चेंज इन प्राइसेज की वजह से ओवरहेड में चेंज आया 3,20,000 रुपये का। तो चेंज इन ओवरहेड्स रुपीज़ 3,20,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हमने कितनी इकाई बनाई, 20,000 इकाइयाँ बनाई, तो हमने इसमें 20,000 का भाग दे दिया, तो प्रति इकाई 16 रुपये आता है। हमारी सप्लीमेंट्री कॉस्ट पर यूनिट है 16 रुपये। अब इसका भार हम कहाँ कहाँ डालें, ये समझना है। हमारी कंपनी ने 15,000 इकाइयाँ बेच दी हैं, तो डेबिटेड करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 15,000 इकाइयाँ, और प्रति इकाई सप्लीमेंट 16 रुपये रेट है, तो 15,000 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, तो 2,40,000 रुपये डेबिट करने हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। हमारे पास में फिनिश स्टॉक बचा हुआ है, 20,000 में से 5,000 इकाइयाँ बेचती तो 5 बच गई हमारे पास, 20,000 माइनस 15,000, तो 5,000 इकाइयाँ बच गई। डेबिटेड फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स कॉस्ट, अर्थात कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो अकाउंट है उस पर ले जाना है। 5,000 गुणा 16 रुपया, अर्थात रकम आई 80,000 रुपये।
तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2,40,000 और 80,000 जो 3,20,000 रुपये थे, इनके दो पार्ट कर दिए हमने, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, डेबिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट। तो ये काम तो ये हो गया। और जो अबनॉर्मल नेचर्स के हुए थे 4,80,000, डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,80,000। तो इस तरीके से 8 लाख के ओवरहेड्स को हमें ट्रांसफर करना। तो हमारी एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ये तीनों डेबिट कर दिया हमने और हमारे ओवरहेड्स अकाउंट्स में इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे 8 लाख की जो अंडर रिकवरी हमने पुस्तकों में लिख रखी है उसको हम इस तरीके से बढ़ा देंगे, अर्थात एक्चुअल के बराबर हमें लाना होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, हमने इसके कारणों का रेखांकन किया और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया हुआ ये समझना है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझना चाहते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, ए कॉस्ट सेंटर इन ए फैक्ट्री फर्निशेज द फॉलोइंग वर्किंग कंडीशंस। नॉर्मल वर्किंग वीक है 40 आवर्स, नंबर ऑफ मशीन्स हमारे पास 15, नंबर ऑफ वीकली लॉस ऑफ आवर्स ऑन मेंटेनेंस एक्सेट्रा 4 आवर्स पर मशीन। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स हमें रकम दे रखी है 1,55,520 रुपये। इट इज़ आवर एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स। एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेजेज रेट ₹3 पर आवर। नंबर ऑफ वीक्स वर्कड पर वीक पर ईयर, नंबर ऑफ वीक्स वर्कड पर ईयर 48। एक्चुअल रिजल्ट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ए 4 वीक पीरियड्स आर overheads incurred ₹15,000, wages incurred ₹7,000, machine hour produced 2,200 hours. You are required to calculate the overhead rate per machine hour and calculate the amount of under or over absorption of both wages and overheads. तो विद्यार्थियों हमें दो बातें से पूछी हैं, एक तो ऊपरी विभाग के लिए मशीन घंटा दर क्या होगी, मशीन आवर रेट निकालनी है, और दूसरा हमारी जो मजदूरी और जो ओवरहेड हैं, वेजेज और ओवरहेड, वो अंडर रिकवर्ड है या ओवर रिकवर्ड है, ये बात भी अपने को बतानी है। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है कि किस प्रकार से हम ये सॉल्यूशन इसका हल करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में बता रखा है नंबर ऑफ मशीन हमारे पास है 15, नॉर्मल वर्किंग वीक 40 हैं, 40 आवर्स, मतलब एक सप्ताह में 40 घंटे काम होता है, लेकिन हमें ये भी देखा है कि 4 घंटे हमारा प्रति सप्ताह है मेंटेनेंस में निकल जाएगा, आवर्स ऑन मेंटेनेंस का लॉस दे रखा है। तो 40 में से मैंने 4 घंटे कम कर दिए तो बच गए 36 घंटे, अर्थात एक्चुअल में हमारे इफेक्टिव प्रोडक्शन आवर्स 36 ही हैं। तो 15 मशीन है और 36 घंटे काम होता है और एक वर्ष में 48 सप्ताह काम होगा, हमें ये बताया है। तो हमें इसका आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ मशीन 15, इफेक्टिव आवर्स पर वीक 36, नंबर ऑफ वीक्स पर ईयर 48। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया 15 × 36 × 48, तो हमारे आवर्स बन गई 25,920, 25,920 आवर्स। ये हमारे मशीन घंटे हैं हुए एक साल के, और हमें एक साल के ओवरहेड दे रखे हैं। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स 1,55,520 हम ये दे रखे हैं। तो हमें ओवरहेड रेट मशीन आवर निकालनी है, जो मैंने बताया था कि ओवरहेड्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स ऑफ मशीन। तो ओवरहेड्स हमारे हैं 55,520 और मशीन आवर्स है हमारी 25,920, तो हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो ₹6, अर्थात हमारी मशीन आवर जो रेट है वो है ₹6 प्रति घंटा। तो ये हमने मशीन आवर रेट निकाल ली। अब हमें देखना है कि हमारी वेजेज एब्जॉर्ब क्या है। हमारे वेजेज के लिए बताया अपने को कि 4 सप्ताह के लिए हमें इसका एस्टिमेट करना है, तो वेजेज एब्जॉर्ब निकालनी है। हमारे पास 15 मशीन है और मजदूरी हमें पूरे 40 घंटे की देनी होगी, क्योंकि एक सप्ताह में 40 घंटे काम होता है। हमें 4 सप्ताह के लिए हल करना है, क्योंकि 4 वीक्स पीरियड दे रखा है, तो ये 4, और मजदूरी की रेट हमारे सवाल में दे रखी है ₹3 प्रति घंटा तो रेट। तो मैंने इसको MSWR लिख दिया है। 15 मशीन्स 40 आवर्स पर वीक, 4 वीक्स और रेट पर आवर, तो ₹7,200, अर्थात हमारी वेजेज का जो एस्टिमेट है वो ₹7,200 का है एक सप्ताह में, 4 सप्ताह के समय में। और वेजेज इनकर्ड दे रखे सवाल में ₹7,000, तो ये हमारी एक्चुअल वेजेज है। तो हमने क्या काम किया कि एस्टिमेटेड वेजेज थी और ये हमारी वेजेज इनकर्ड है, एक्चुअल वेजेज है। एक्चुअल वेजेज कम है और एस्टिमेटेड ज़्यादा है, तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो वेजेज ओवर एब्जॉर्ब्ड
1200 में से हमने 7000 घटा दिए तो 200 रुपये इट इज़ आवर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेज। तो वेजेज का हमारे क्वेश्चन में अत्यावशोषण हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने हमारे 4 सप्ताह के पीरियड में मशीन ने 2200 घंटे काम किया है। तो 2200 घंटे और रेट मशीन आवर रेट 6 रुपया, तो गुना किया 13,200 रुपये, इट इज़ आवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। और एक्चुअल ओवरहेड फॉर द वीक हमें दे रखे हैं ₹15,000, तो एब्जॉर्ब्ड है 13,200, एक्चुअल है 15,000। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड कम है तो इट इज़ अंडर रिकवरी, अर्थात 15,000 में से हमने 13,200 रुपये लेस कर दिए, तो ये कराएगा ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। तो ये न्यून अवशोषण है। अब अगर हमें बता दें कि ओवरहेड्स का न्यून अवशोषण ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग है, तब तो हम इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। और अगर हमें कह दें कि ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, ड्यू टू चेंज प्राइसेस की वजह से हुआ है, तो हम इसकी सप्लीमेंट्री कॉस्ट निकाल करके, सप्लीमेंट्री रेट निकाल कर इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में और हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से उपरियोग का अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण का लेखा हम कर सकते हैं। आप अपने बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका आप सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो ये टॉपिक था हमारा ओवरहेड कंट्रोल का, जिसमें आपने 3 विशेष तरीके की कंडीशन समझी हैं। ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, एंड ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन। और अब्जॉर्प्शन में भी ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड पढ़ा आपने एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आपने पढ़ा। ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी भी हम इनको कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है ओवरहेड से संबंधित। आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस चैप्टर में आती हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डालकर आप पूछ सकते हैं, मेरे फ़ोन से पूछ सकते हैं, क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। आपने ये टॉपिक ध्यान से सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों में इसको आप शेयर कीजिए और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।